हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल रेट्स एंड इट्स इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स। तो देखिएगा, इस सीरीज़ का ये लास्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो बात करेंगे वास्तव में इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो एक्सचेंजेस हैं, यानी कि एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, यानी कि एक डॉलर को अगर हम बदलें इंडियन रुपीज़ में आईएनआर के अंदर या कैनेडियन डॉलर के अंदर या किसी भी दूसरे करेंसी के साथ, तो एक करेंसी को जब दूसरी करेंसी के साथ आप बदलते हैं तो उस रेट को आप बोलते हैं एक्सचेंज रेट। तो ये जो एक्सचेंज रेट है वो बिज़नेस के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बहुत ही अहम भूमिका जो है निभाता है। तो उन सभी गतिविधियों के लिए, बिज़नेस की उन ट्रांजेक्शन्स के लिए आज हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं प्राइस ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर इन इंडिया। तो आपको एक सीधी सी बात है कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किस लिए जो है लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। तो देखिएगा, हाउस होल्ड बिजनेस, गवर्नमेंट जो है अगर विदेशों से कोई सामान खरीदते हैं तो उसके लिए जो है उनको विदेशी मुद्रा की ज़रूरत है। अगर बेचते भी हैं तो विदेशी मुद्रा इंडिया में तो चलेगी नहीं, तो उसको जो है कन्वर्ट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस है, गवर्नमेंट्स हैं, इन्वेस्ट करते हैं हमारी कंट्री में या हमारी कंट्री के जो लोग हैं दूसरी कंट्री में निवेश करते हैं, तो इसलिए जो है एक्सचेंज रेट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से किसी को पैसा या उधार विदेश में देते हैं या लेते हैं तो इसके लिए भी जो है आपको एक्सचेंज रेट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग AS11 पढ़े हुए हैं तो आपको इसमें से वैसे भी कोई जो है प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब बात ये है कि ये जो चैप्टर है ये आप स्कूल टाइम के अंदर भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे कि एक्सचेंज रेट जो होते हैं वो एक्सचेंज रेट किस तरीके से जो है दिखाए जाते हैं। तो एक्सचेंज रेट के लिए जनरली दो तरीके के कोट की बात होती है। एक होता है डायरेक्ट कोट, एक होता है इनडायरेक्ट कोट। तो डायरेक्ट कोट के अंदर क्या होता है, इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए लोकल करेंसी एक्सचेंजेबल फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो अगर हमें एक फॉरेन करेंसी को लेना है तो उसके लिए हमें अपनी लोकल करेंसी कितनी देनी पड़ेगी। जैसे कि हम लिखते हैं कि $1 के लिए हमें 72 रुपये देने पड़ेंगे। हालांकि जो आपको एग्जांपल दिया वो 66 रुपये से है, तो अगर हम उसको 66 रुपये लें तो $1 इज इक्वल टू 66 रुपये। तो इस तरीके के जो कोट है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए लोकल करेंसी एक्सचेंजेबल फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। इसी तरीके से जो कोट है कि हम किस तरीके से उसकी रिलेशनशिप इंडियन करेंसी के साथ निकालते हैं, तो जो दूसरा कोट होता है वो इनडायरेक्ट कोट होता है। तो इनडायरेक्ट कोट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल फॉर 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी। यानी कि हम $1 के बदले में, यानी कि $1 के बदले में डॉलर की क्या वैल्यू है, तो अल्टीमेटली 1 को डिवाइड कर देंगे हम 72 से, या हमारे सवाल के अंदर एग्जाम्पल में 66 से, तो हम डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 0.151, यानी कि जो हमारा $1 है वो करीबन जो है US के $0.015 के बराबर है। तो इसका मतलब है हमारी करेंसी जो है सस्ती है और अमेरिका की जो करेंसी है वो महंगी करेंसी है। यानी कि हमारी जो करेंसी है अगर अमेरिका के सामने देखेंगे तो हम जो है ज़्यादा पे करते हैं एक करेंसी को लेने के लिए। तो उनकी जो डॉलर डिनोमिनेटेड करेंसी है उसको परचेज़ करने के लिए हमें एग्जांपल के हिसाब से 66 है, लेकिन आज की डेट में $72 के आसपास का रेट है, 72-73 के आसपास का। तो उसके हिसाब से भी आप एग्जांपल को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर क्या होता है क्रॉस रेट। क्रॉस रेट का मतलब है कि जैसे हम $1 के बदले में देखिएगा 66 रुपये दे रहे हैं, और इसी तरीके से एक US डॉलर के 66 रुपये के सामने अगर हम बात करें एक कैनेडियन डॉलर की, तो हमें केवल 56 रुपये देने हैं। तो हम यहाँ पर इस रेफरेंस को लेते हुए अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज रेट को देखें, यानी कि इंडिया के साथ 66 रुपये है, और अगर हम इंडिया की अगर US के साथ और कैनेडियन डॉलर के साथ 56 रुपये है, तो इसके बीच की अगर हम रिलेशनशिप निकालें कि ये किस रेशियो के अंदर हमें जो है पैसा मिलता है, तो इन दोनों के बीच का अगर हम प्रपोर्शन निकाल दें तो उसको क्रॉस रेट बोलते हैं, कि इस रेट से उस रेट पर जाना। तो जनरली देयर मे बी द 2 पेयर्स ऑफ करेंसी विद 1 करेंसी बीइंग कॉमन बिटवीन द 2 पेयर्स, द रेट बिटवीन द अदर कॉमन करेंसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द गिवन रेट्स ऑफ द 2 पेयर्स इज कॉल्ड क्रॉस रेट। यानी कि अगर हमारे रेट से, जैसे भी देखिएगा मैं आपको एक सिंपल से बोलूँ, हमारे रेट से ये 66 रुपये। इसी तरीके से कैनेडियन डॉलर और US डॉलर के बीच में भी एक रेट होगा। अगर उनके रेफरेंसेस से आज हम अपनी करेंसी का रेट निकालें कि भाई ये इतना इनके बीच में है, ये कैनेडियन डॉलर है, ये US डॉलर है, ये 66 का है और ये 56 का, तो इनके बीच की रेशियो निकाल कर अगर हम इंडियन रुपये की वैल्यू कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करें
और जो है US डॉलर और कैनेडियन डॉलर के बीच का रेफरेंस अगर यूज़ करें तो उस रेट को हम बोलते हैं क्रॉस रेट। उसके बाद देखिएगा, हालांकि बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 नंबर के सवाल हैं। तो 1 goes to एक्सचेंज करेंसी इन द मार्केट, जनरली रेट्स प्रिवेल इन द मार्केट। तो जनरली जो मार्केट में रेट होते हैं वो रेट ही हमें जो है डॉलर के मिलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो डॉलर की जो रेट्स हैं वो जनरली यूनिक रेट होते हैं। अगर सेल और परचेज़ के एक रेट होते हैं तो उस सिस्टम को बोलते हैं यूनिक रेट सिस्टम। और अगर जनरली ऐसा होता नहीं है तो यूनिक हो, तो अगर आप बैंकों से या अथोराइज डीलर से डॉलर्स या कोई फॉरेन करेंसी खरीदोगे तो बेचने के रेट और सेलर के रेट जो है अलग अलग होते हैं, बीच का जो उनका कमीशन होता है। अगर आप उनसे खरीदने जाओगे तो वो आपको महंगा देंगे, यानी कि मान लीजिएगा आज की डेट में 72 रुपये कुछ के आसपास का डॉलर चल रहा है तो आपको 73.5 रुपये का देंगे। आप उनको बेचने जाओगे तो वो कहेंगे कि 71.5 रुपये का बेचेंगे, और बीच का जो है वो कमीशन के रूप में जो है चार्ज करते हैं। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है वो जो है सेलिंग रेट जो है अलग होता है, बाइंग रेट अलग होता है। तो यूनिक रेट जो है जनरली यूज़ नहीं होता है। देखिएगा, अभी तक जो भी चीज़ मैंने आपके साथ बात की वो जनरल बातें थी। अभी इस चैप्टर का मेन क्रक्स जो है वो शुरू हो रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में, बिजनेसमैन के परिप्रेक्ष्य में, और हम अपने चैप्टर के परिप्रेक्ष्य में। देखिएगा, जो कंट्री होती है तो कंट्री के अंदर करेंसी, जो फॉरेन करेंसी है या जो एक्सचेंज रेट है, उसके रेगुलेट करने की जिम्मेवारी RBI की है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं बाकी कंट्रीज़ के मामले में, वो जो है एक अहम भूमिका जो है एक्सचेंज रेट के रूप में निभाते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी जो एक्सचेंज रेट का जो मैकेनिज़्म है उसको संभालने की जिम्मेवारी सेंट्रल बैंक यानी कि हमारे यहाँ पे RBI की है। तो एक्सचेंज रेट का जो रिजीम होता है कि किस तरीके से वो चलते थे और अभी कैसे चलते हैं, तो इस पूरे सिस्टम को जो है हम समझते हैं। और इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए आप जो है थोड़ी देर मेरी बात सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिएगा, आज से अगर आप 25 साल पहले जाएंगे तो एक एक्सचेंज रेट सिस्टम हुआ करता था जिसको बोलते थे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम। देखिएगा, फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम में क्या होता था कि हम $1 के बदले में अपने इंडियन रुपये की वैल्यू फिक्स कर देते थे। जैसे कि मान लीजिएगा हमें $1 खरीदना है तो भारत सरकार ये कहती थी कि उसका जो रेट है वो 40 रुपये है मान लीजिए। तो उस समय पे जो रेट 40 रुपये था तो इसका मतलब था कि $1 अगर आपको खरीदना है तो सरकार को आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे, और सरकार यानी कि RBI आपको 40 रुपये के बदले में $1 दे देगा। यानी कि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी हाउस होल्ड, गवर्नमेंट या बाकी एजेंसीज को अगर डॉलर लेना तो रेट जो है फिक्स होता था। तो इस रेट के हिसाब से ही जो है ट्रेड हुआ करते थे पूरे व्यापार में। तो इस फिक्स रेट सिस्टम में एक सीधी सी बात ये होती थी कि जो भी आदमी माल बेच रहा है या खरीद रहा है उसको पता होता था कि जितने भी डॉलर में आपको माल बेचना है, खरीदना है, रेट आपके फिक्स है। तो अगर आप AS 11 की बात करें तो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स के अंदर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज के लॉस या प्रॉफिट होंगे ही नहीं, क्योंकि जो रेट है वो तो आपका फिक्स है। जिस रेट पे आपने खरीदा है उसी रेट पर आपका डॉलर रहेगा, तो आपको व्यापार करना बहुत आसान रहता था। लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट को जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। गवर्नमेंट को मेहनत क्या करनी पड़ती थी, गवर्नमेंट को एक लंबा खासा फॉरेन करेंसी का स्टोरेज रखना पड़ता था, ना केवल अमेरिकन डॉलर के साथ बल्कि जो पाउंड है या जो बाकी करेंसीज हैं जो कि उस समय काफ़ी डिमांड में रहती थी, तो उन सभी करेंसीज के साथ आपको बहुत बड़ा भंडार जो है आपको रखना पड़ता था। यानी कि RBI एक बहुत बड़ा भंडार रखता था उस 40 रुपये के प्राइस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन देखिएगा, उस प्राइस के अंदर बदलाव जो है सरकारें नहीं करती थी। तो ऐसे एक्सचेंज रेट को बोला जाता था फिक्स्ड रेट रिजीम। और जब सरकार को लगता था कि नहीं, अभी ये रेट जो है हमारे को मैनेज करना में बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डॉलर की अगर इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ रही है और तो आप उसको 40 रुपये में तो नहीं बेचते रहोगे, तो गवर्नमेंट या जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो जनरली एक एक्शंस लेते थे कि करेंसी को डीवैल्यू कर देते थे और ये कहते थे कि चलो जी अब डॉलर 45 रुपये का मिलेगा। तो इनको बोलते थे पैग्स। पैग का मतलब होता था कि गवर्नमेंट रखती तो एक्सचेंज रेट फिक्स थी, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रखती थी, ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर वो चेंज हो जाएंगे तो हम इस रेट को, फिक्स रेट को कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है बदल देंगे। तो ये जो फिक्स रेट रिजीम था, इसमें जो चीज़ें होती थी वो विद पैग चलती थी, तो वहाँ पर जो है चीज़ें बदल दी जाती थी। अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंडिया के या इंडिया के बाहर के या विदेशों में जो है बदल जाते थे, तो उस समय पर अपनी करेंसी को या तो हम डीवैल्यू कर देते थे या हम उसको रीवैल्यू कर देते थे, यानी कि अपवर्ड वैल्यूएशंस या डीवैल्यू करते थे।
तो जो डी वैल्यू होती थी, तो अगर करेंसी $1 अगर आज 40 रुपये में मिल रहा है और 45 रुपये में आपको मिलना अब शुरू हो जाता था आगे से, अगर गवर्नमेंट जब बदल देती थी करेंसी को, तो इसको बोलते थे डीवैल्यूशन। इस डीवैल्यूशन का इम्पैक्ट क्या होता था वो भी हम इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे अभी आगे चल के, तो इसको बोलते थे डीवैल्यूशंस। तो जो डीवैल्यूशंस है वो केवल और केवल फिक्स्ड रेट रिजीम के अंदर ही जो है पॉसिबल था। तो यहाँ पर फिक्स रेट रिजीम के साथ जो है हम पैग भी जो है पढ़ेंगे अभी आपके साथ। और दूसरा जो रेट ऑफ सिस्टम है वो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। देखिएगा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में सरकारें कुछ नहीं करती, हालांकि सरकार को जो है एक भंडार तो रखना पड़ता है फॉरेन करेंसी का, क्योंकि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के इशारों पर जो है काम करता है आज की डेट में। तो उस तरीके से जो आरबीआई जो भी काम करता है, तो उसके लिए जो है व्यापार की दशाओं को देखते हुए फॉरेन करेंसी के रिजर्व रखने पड़ते हैं। और जब उसको लगता है कि जो भी रेट है वो खुद कंट्रोल नहीं करेगा, तो उस रेट को आप बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यानी कि मार्केट की फोर्सेस, मार्केट में कितनी डिमांड है डॉलर की, कितनी इंडियन रुपये की डिमांड है, इंडिया के अंदर से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितने फ़ॉरेन से हमारे को यहाँ पे ट्रांसफ़र आ रहे हैं, हम यहाँ से कितने फ़ॉरेन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बाहर के लोग हमारे यहाँ पर कितना एफडीआई या बाकी निवेश के माध्यम से कितना पैसा करेंसी के रूप में, फ़ॉरेन करेंसी के रूप में ला रहे हैं, कितना पैसा फ़ॉरेन करेंसी के रूप में जा रहा है। तो ये सारी जो फोर्सेज हैं ये डिटरमाइन करती थी कि प्राइस क्या होंगे। तो ये जो फ्लोटिंग रेट सिस्टम है इसके अंदर गवर्नमेंट का जो है इंटरवेंशन नहीं होता, या हम ये कहें तो सीधी सी बात सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो वास्तव में सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे काम करते हैं, इसलिए मैं गवर्नमेंट मेरे मुंह से निकल जाता है, लेकिन वो वास्तव में बैंक जो है सेंट्रल बैंक्स हैं वो मैनेज करते हैं। लेकिन जो सेंट्रल बैंक को जो दिशा निर्देश हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। हालांकि सेंट्रल बैंक जो है ऑटोनोमस बॉडी होती है, उन्हीं की ही जो लास्ट लाइबिलिटी जो है सेंट्रल बैंक्स की ही होती है। तो सेंट्रल बैंक्स इस तरीके के जो सिस्टम को अगर रखते हैं कि जो मार्केट फोर्सेज हैं वो फॉरेन करेंसी के जो प्राइस हैं उनको डिसाइड करेंगी, तो अगर मार्केट फोर्सेज डिसाइड करेंगी तो मार्केट डिटरमाइन करेगी, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में कोई भी पैग सिस्टम नहीं होता। पैग सिस्टम का मतलब नहीं कि कुछ एक समय अंतराल के बाद या इकोनॉमिक इंडिकेटर के बाद जो है सेंट्रल बैंक्स जो है उन रेट्स को नहीं बदलता है। लेकिन सेंट्रल बैंक ऐसे मामले के अंदर फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स हैं उनको बढ़ा लेता है, यानी कि खरीदना शुरू कर देता है, या उसको लगता है कि इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट कर रही है, तो उस समय पर जो है वो फॉरेन करेंसी को बेचना शुरू कर देता है, या डॉलर को बेचना या खरीदना शुरू। तो ये इस केस के अंदर जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम है इसमें डीवैल्यूशंस नहीं होता, इसमें उसके बदले में डेप्रीशिएशन ऑफ करेंसी होता है या एप्रीशिएशन ऑफ करेंसी होता है। यानी कि अगर हमारा डॉलर आज $1.72 में मिल रहा है और $72 की जगह $80 में मिलना शुरू हो जाए, तो हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर को बेचा जाए, उसकी सप्लाई दी जाए, जिससे उसके प्राइस नीचे आ जाए। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि $1 आज $72 का वो $80 हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन ऑफ करेंसी। और अगर इसका उल्टा होता है तो उसको हम बोलते हैं एप्रीशिएशन ऑफ करेंसी। तो डेप्रीशिएशन या एप्रीशिएशन ऑफ करेंसी का जो कंसेप्ट है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम के अंदर ही आएगा, ना कि फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम में। तो अब हमारे लिए ये बहुत आसान हो गया कि फिक्स रेट रिजीम क्या होती है और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम क्या होती है। तो आइएगा इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम, the equilibrium value of the exchange rate of a country or currency is market determined. It means it is based on the market forces. The demand for and the supply for currency related to other currency determine the exchange rate. There is no predetermined target rate. कोई गवर्नमेंट इसमें कोई predetermined रेट नहीं रखती. No interference on the part of government or the central bank. जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक कोई भी इसमें इंटरवेंशन नहीं करते, और कोई भी इंटरफेरेंस, द इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक, any intervention central bank of foreign exchange market through the purchase or sales of foreign currency and exchange of local currency is intended only for, किस लिए करते हैं, moderating the rate of exchange। तो जब रेट एक दायरे से बाहर जाते हैं तो वो अपना सेल परचेज करते हैं, वो रेट बदलने की पावर नहीं है उनके अंदर। तो फ्यू कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट एंड सेंट्रल बैंक ऑलमोस्ट नेवर इंटरफेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव रेट ऑफ द एक्सचेंज रेट। लेकिन इंडिया में देखिएगा हम इस रेट को फुली जो है यूज़ नहीं करते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को। तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक का जो है इंटरफेरेंस रहता है, इस बात से जो है इनकार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम काफ़ी हद तक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर दूसरा जो एक्सचेंज रेट है वो है फिक्स रेट। तो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम है उसमें सेंट्रल बैंक क्या करते हैं कि गवर्नमेंट, जो सेंट्रल बैंक या जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस करती है
एक रेट जिसको बोलते हैं जो फिक्स किया जाता है, जिसको डिक्री रेट ऑफ द करेंसी है, तो वो जनरली गवर्नमेंट अपने बास्केट में करेंसी या गोल्ड या उनकी सच वैल्यूज़ जो है अपने पास रखती है व्हेन गवर्नमेंट इंटरवेन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सो दैट द एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड। तो इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करके जो है रेट्स को बदल सकती है, और प्री डिटरमाइंड रेट्स जो है जब सेंट्रल बैंक को या गवर्नमेंट्स को लगते हैं कि इनको बदलने की ज़रूरत है जो है कंट्री में या देश विदेश के अंदर जिस तरीके में इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या व्यापार की हालत हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की स्पेशली, तो वहाँ पर जो है इस तरीके से जो है यूज़ किया जाता है। अब देखिएगा फिक्स्ड रेट जो रिजीम है उसके क्या फ़ायदे हैं। तो देखिएगा मैंने अभी आपको वैसे तो बता दिया कि फिक्स रेट रिजीम में क्या फ़ायदे हैं। देखिए इसमें करेंसी का जो फ्लक्चुएशंस नहीं होता, अवॉइड करेंसी फ्लक्चुएशन, जिसकी वजह से एलिमिनेट एक्सचेंज रेट रिस्क। तो जो एक्सचेंज रेट के जो रिस्क है मैंने अभी आपको बताया कि जैसे S11 में निकाल देते एक्सचेंज गेन या लॉस, वो चीज़ें नहीं होंगी, तो उस तरीके का रिस्क जो है नहीं होगा। इसके अंदर एक जो डिसिप्लिन रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि किस रेट पर बेचना है खरीदना है, तो इसमें जो इन्फ्लेशन है वो आपकी कंट्रोलेबल रहेगी। जो है आप गवर्नमेंट जो है अच्छे से जो है इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि विदेशों की वजह से जो है हमारे यहाँ पे जो कमोडिटीज़ हैं या सो सर्विसेज उनके प्राइसेस जो है चेंज नहीं होने वाले। उसके बाद जो है बिज़नेस के अंदर एक सबसे खास बात यह है कि बिज़नेस के अंदर एक्सचेंज रेट पैग होने की वजह से कंट्री जो है उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है उसकी क्रेडिबिलिटी पर जो है विश्वास रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि कितना जो है उसमें चेंज होने वाला है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी जो रिजर्व्स हैं वो इस पर्पज़ के लिए रखे जाएंगे। इसके अलावा जो है देखिएगा बिज़नेस में स्टेबिलिटी रहेगी। बिज़नेस में स्टेबिलिटी इसलिए रहेगी कि अगर आपको फॉरेन करेंसी में कोई एक्सचेंज लॉस नहीं होने, तो आपको पता है कि आप जो अपना ट्रेड जो लेंगे उसकी वास्तव में फाइनल पेमेंट अगर 4 महीने बाद या 6 महीने बाद भी करनी है तो वो कितनी करनी है, जो कि आज की डेट में जब हम फ्लोटिंग रेट रेजिम के अंदर है तो हमें नहीं पता होता कि डॉलर की वैल्यू किधर जाएगी या फॉरेन करेंसी की वैल्यू किधर जाएगी। लेकिन जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अपने फ़ायदे हैं, तो देखिएगा यहाँ पर जो है एक मेजर जो एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर आप बांध नहीं रहे किसी चीज़ को, आज़ादी है एक्सचेंज रेट के अंदर। ग्रेट एडवांटेज ऑफ अलाउिंग ए सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट टू परस्यू इट्स ओन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। तो वो अपनी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी जो है बना सकते हैं कि जो मार्केट फोर्सेज हैं वो डिसाइड करेंगी। देखिएगा यहाँ पर जो चीज़ें थी कि यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्री में यहाँ पे इंडिपेंडेंस ज़्यादा है। उसके बाद है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम अलाउ एक्सचेंज रेट टू यूज्ड एज ए पॉलिसी टूल। तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, अलाउ एक्सचेंज रेट टू यूज्ड एज ए पॉलिसी टूल। तो आप उसको पॉलिसी टूल के रूप में जो है यूज़ करें। फॉर एग्जांपल पॉलिसी मेकर कैन एडजस्ट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट टू इन्फ्लुएंसिंग द कम्पिटिवनेस ऑफ द ट्रेडेबल गुड सेक्टर्स। तो यहाँ पर जो है सेंट्रल बैंक माल बेचकर यानी कि फॉरेन करेंसी बेचकर या खरीद कर जो है एक्सचेंज रेट को जो है बदल भी सकते हैं। और देर इज़ नो ओब्लिगेशन, और सरकार की या सेंट्रल बैंक की कोई ओब्लिगेशन नहीं है इंडिया के ट्रेडर्स या किसी भी व्यक्ति के प्रति कि जी मुझे इसके बदले में इतनी चीज़ देनी है। तो गवर्नमेंट की कोई कमिटमेंट नहीं है, यानी कि जो क्रेडिबिलिटी आपको फिक्स रेट रिजीम में थी वो यहाँ नहीं है। लेकिन इसमें एक सीधी सी बात क्या कि अनसर्टनटीज़ बढ़ जाती हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स की, क्योंकि एकदम जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ऊपर या नीचे हो जाते हैं। यहाँ पर एक रिस्क प्रीमियम जो है वो आपको गुड्स और सर्विसेज के साथ साथ रहता है, क्योंकि आपको एक तो गुड्स और सर्विसेज को आप जो बेच रहे हैं उसके जो रिस्क हैं वो तो है ही आपको, लेकिन उसके साथ जो करेंसी के जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं फ्लोटिंग रेट रिजीम के अंदर, जो कि किसके अंदर नहीं थे, जो कि नहीं थे फिक्स रेट रिजीम में। लेकिन देखिएगा फिक्स रेट रिजीम जो है वो एक रिजिड तरीके की प्रक्रिया है जो आज की परिप्रेक्ष्य में जो है आप जो है फॉलो नहीं कर सकते। तो इसलिए देखिएगा मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं अब या तो इन दोनों का मिक्स जो है यूज़ करती हैं, यानी कि एक हाइब्रिड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट जो है यूज़ करती हैं, जहाँ पर कि गवर्नमेंट फ्रीली भी नहीं छोड़ती, हालांकि थोड़ा सा जो है कंट्रोल रखती है उसके ऊपर, और जनरली फ्री रहते हैं। लेकिन जब एक अबनॉर्मल सिचुएशंस क्रिएट होती है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर या करेंसी रेट के अंदर, तभी वो इंटरफेरेंस करती हैं। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जनरली हाइब्रिड सिस्टम जो है वो यूज़ करती है, यानी कि जो कि आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर फ्री है, लेकिन कुछ स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर जो है सेंट्रल बैंक्स जो हैं इंटरफेयर करते हैं। अब देखिएगा कुछ पैग्स की बात हो रही है, तो ये जो भी पैग्स हैं ये देखिएगा केवल और केवल फिक्स रेट रिजीम से जो है संबंधित है। ध्यान रखिएगा, व्हेन ए गवर्नमेंट इंटरवेंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट,
so that the exchange rate of currency is different from the market would have been produced. It's said to be established a peg for its currency. तो देखिएगा when a government intervenes in a foreign exchange market so that the exchange rate of currency is different from the market would have produced. तो देखिएगा आप जो चीज़ बना रहे हैं, जो गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपका जो प्राइस है वो फिक्स रेट गवर्नमेंट ने जो है रख लिया, लेकिन वहाँ पर जो है वो आज की डेट में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेशनली आपकी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो घटी या बढ़ी है। तो यहाँ पर घटी और बढ़ी किसकी वजह से है, आप वहाँ पे दूसरी कंट्री की जो करेंसी है उनके रेफरेंस में उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक अगर फिक्स रेट रिजीम में विद पैग रखता है तो इसका मतलब है कि वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में उसको बदल सकता है। तो फिक्स्ड रेट रिजीम के अंदर जो है पैग की जो है स्थिति हो सकती है। अब पैग जो है वो जनरली दो तरीके के होते हैं, सॉफ्ट पैग और हार्ड पैग। सॉफ्ट पैग का मतलब है रेफर टू एन एक्सचेंज रेट पॉलिसी अंडर विच exchange rate is generally determined by the market, but if the exchange rate tends to move speedily in one direction the central bank will intervene in the market। अगर वो एक तरफ जो है ज़्यादा स्पीड की तरफ से मूव कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं ट्रेड्स, यानी कि या तो एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं या इंपोर्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो है एक सॉफ्ट पैक के अंदर जो है आरबीआई जो है जनरली एक्शंस लेता है और उन रेट्स को बदल देता है। हार्ड पैग एक्सचेंज रेट द सेंट्रल बैंक सेट ए फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पर जो है वो एक पहले से फिक्स्ड पैरामीटर रखता है कि अगर ऐसा पैरामीटर्स होगा तो हम बदल देंगे। मान लीजिएगा एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट का 150% हो जाएगा, तो उसी टाइम पर हम इस रेट को बदल देंगे, तो इसको बोलते हैं हार्ड पैग। यानी कि स्थिति पहले से जो है डिटरमाइन होती है। गवर्नमेंट रख सकती है कि अगर हमारी इन्फ्लेशन 10% पे चली जाएगी तो हम जितनी भी अपनी फॉरेन करेंसी उनके सामने अपनी करेंसी को जो है डीवैल्यू कर देंगे, और कितना परसेंट डीवैल्यू करेंगे वो लिखा होता है। तो एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर अगर आप बदलने की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हार्ड पैग। और सॉफ्ट पैग का मतलब है कि जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर जो है ट्रेड्स चल रहे हैं, या तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, जिसका करेंसी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वहाँ पर जो है आप सॉफ्ट पैग का यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो है कंट्रीज़ आज की डेट में इन एक्सचेंज रेट को यूज़ कर रही है। तो आज की डेट में देखिएगा जो भी एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो हाइब्रिड सिस्टम है, जिसको हम इंटरमीडिएट एक्सचेंज रेट रिजीम भी बोलते हैं। तो ये जो हाइब्रिड सिस्टम है जो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से मिलता हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो है गवर्नमेंट इंटरवेन करती है या सेंट्रल बैंक इंटरवेन करती हैं, तो इस तरीके की जो रिजीम्स हैं वो आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक्सचेंज रेट रिजीम जो है हमने जो पढ़ी, तो इन एक्सचेंज रेट रिजीम्स के अंदर जो है हमने दो चीज़ें और पढ़नी है, जिसको मैं भी आपके साथ बात करूँगा। बाकी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें से पढ़ने की। एक क्राउलिंग पैग एंड क्राउलिंग बैंड्स, ये एग्जाम में आता है। क्राउलिंग पैग और क्राउलिंग बैंड्स क्या होते हैं? करेंसी जब भी फिक्स्ड रेट रिजीम के अंदर एडजस्टेड पीरियोडिकली इन स्मॉल अमाउंट एट ए फिक्स्ड प्री अनाउंस्ड रेट। अगर पहले से बताया हुआ है कि हम हर 3 महीने बाद जो है अपनी करेंसी को 2% डेप्रीशिएट करेंगे, 1% डेप्रीशिएट करेंगे प्री डिटरमाइंड रेट से, तो उसको बोलते हैं क्राउलिंग पैग। और क्राउलिंग बैंड्स का मतलब है, बैंड का मतलब होता है जैसे अभी $1 चल रहा है 72 रुपये कुछ पैसे का, तो गवर्नमेंट ने एक रेट बना लिया 72 से 76, अगला बैंड बना लिया 76 से 80। तो यहाँ पर इस तरीके की जब अगर बैंड बना ले तो उनको बोलते हैं क्राउलिंग बैंड्स। करेंसी इज मेंटेन्ड विद इन अ सर्टन फ्लक्चुएशन मार्जिन्स, तो कुछ तक तो मूव करने देंगे, यानी कि 72 से 76 में मूव करने दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो 76 से आगे चली गई तो क्योंकि गवर्नमेंट के रेट तो फिक्स होते हैं, तो गवर्नमेंट को पता होता था कि फॉरेन करेंसी की मार्केट में पहले क्या होगा, क्राउलिंग पैग से वो ऊपर की तरफ जो है फिक्स रेट से जाती रहेगी। जब यहाँ पर अगर वो चली गई उसके बाद गवर्नमेंट को लगता नहीं कि क्राउलिंग पैग के माध्यम से नहीं जाएगा, अब इसको एक नए रेंज में डालना है, तो जब उस नए रेंज में या बैंड में डालते हैं अराउंड द सेंट्रल बैंक इट एडजस्टेड पीरियोडिकली, और ये पीरियोडिकली जो है एडजस्ट करते रहते हैं आप, तो आप एक बैंड ही अलग बना देते हैं, यानी कि एक नई प्राइस रेंज, ये रेंज है। और यहाँ पर क्या है कि जो बेस था, बेस प्राइस से यानी कि जो भी इस करेंसी रेट है उसमें एक स्पेसिफिक परसेंटेज, एक स्पेसिफिक एक क्वांटिटिव इंडिकेटर्स की वजह से जो है बदलती रहेगी, कि ऐसा इंडिकेशन आएगा इन्फ्लेशन इतनी हो जाएगी इसको इतना बदल देंगे। इन्फ्लेशन 7% होगी, 6% से ऊपर होगी तो हम बदलेंगे, 7% पे 0.1% करेंसी डेप्रिशिएट कर देंगे, 8% होगी तो 0.2 कर देंगे, 9% होगी तो 0.3, इसको बोलते हैं क्राउलिंग पैग। और क्राउलिंग बैंड्स का मतलब है कि हम इसके बाद जो है इस बैंड को ही बदल देंगे। मान लीजिएगा अभी 72 से 76 का चल रहा है, तो अगला बैंड जो है 76 से 80 का हो जाएगा या इसके नीचे की तरफ हो जाएगा।
तो कौन सी करेंसी कौन कौन से पैग्स जो है वो यूज़ करती हैं वो आप देख सकते हैं, हालांकि इसका जो है लेना देना पेपर से नहीं है। अब देखिएगा हम किसी करेंसी को बदलते हैं तो उस करेंसी के बदलने के रेट को जो एक्सचेंज जो है करते हैं हम, उस एक्सचेंज को हम जो है 3 तरीके से स्पेसिफिकली बांटने की कोशिश करते हैं। एक तो है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, तीसरा है रियल एक्सचेंज रेट, और दूसरा है रियल एक्सचेंज रेट, और तीसरा है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो देखिएगा इसके ऊपर सवाल आ सकता है आपका एग्जाम के अंदर, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो देखिएगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब है कि जिस तरीके से आप बदलते हैं कांस्टेंट केस के अंदर, इफ़ डिस्क्राइब हाउ मच ऑफ वन करेंसी कैन बी ट्रेडेड फॉर यूनिट ऑफ अनदर करेंसी व्हेन द प्राइस आर कांस्टेंट। अगर प्राइस फिक्स है तो ये एक करेंसी कितने, $1 इंडिया के 76 रुपये के बराबर बदला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो रेट्स हैं चेंज के, इनको बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। लेकिन अब रियल एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं इनके भी खुद के रेट्स होते हैं। खुद के रेट्स कैसे होते हैं, जैसे डॉलर इंडेक्स है तो इनका डॉलर इंडेक्स जो है वो ये बताता है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब से घट रही है। इसी तरीके से इंडिया का भी एक इंडेक्स होगा कि भाई इतना एक्सपोर्ट हुआ, इतना इंपोर्ट हुआ, तो हमारी करेंसी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साइज़ के हिसाब से कितने हमारे को फंड्स की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से इन रेट्स को जो है निकाला जाता है। तो जो यहाँ पर ये जो प्राइस के जो इंडेक्स हैं, तो एक डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स हो गया यानी कि इंडिया का, एक इस तरीके से यूएस का प्राइस इंडेक्स हो गया फॉरेन प्राइस इंडेक्स। तो ये जो डिटरमाइन करते हैं जो गुड्स और सर्विसेज जो ट्रेड होती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, उनके प्राइस को जो है इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर देखिएगा जो रियल एक्सचेंज रेट है वो क्या होता है कि जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है यानी कि जो आज की डेट में एक्सचेंज रेट है वो तो है ही, और साथ में उसको डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स, मान लीजिएगा अभी नॉमिनल एक्सचेंज रेट है 72 रुपये का डॉलर है, और डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स है मान लीजिएगा 1.5, और यूएस का प्राइस इंडेक्स है 1.6। तो इससे आप एडजस्ट करके जो रेट निकलेंगे उसको बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट। उसके बाद है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इट इज़ द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इन मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट द वेटेड एवरेज ऑफ वेरियस फॉरेन करेंसी डिवाइडेड बाय द प्राइस डेफिलेटर और इंडेक्स ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो इसको अगर हम बोले रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ए मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट द वेटेड एवरेज ऑफ फॉरेन करेंसी। अभी तो हमने यहाँ पे लिया एक फॉरेन करेंसी का, अब यहाँ पर अगर सारी फॉरेन करेंसीज का इकट्ठा करके अगर एक वेटेड एवरेज निकाल लें और उससे अगर हम निकाल लें तो उसको बोलते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो हालांकि इसमें सारे कंट्री तो आप नहीं ले सकते, लेकिन जो मेजर करेंसी हैं, जो मेजर इंडेक्सेस हैं, उनको आप लेते हैं, जैसे डॉलर, पाउंड वगैरह, इन सब का वेटेड एवरेज लेंगे कि उनका क्या प्राइस रेंज है, तो उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो उसको रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अब देखिएगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखिएगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जनरली 2 तरीके की होती है। 2 तरीके की का मतलब है, एक होती है कैश, जहाँ पर कि आप सौदे करेंगे, जो भी वैल्यू होगी वो कैश में सेटल होगी और तुरंत उसकी जो है भुगतान करना पड़ेगा, तुरंत आपको जो है करेंसी मिल जाएगी। और एक दूसरे तरीके की जो ट्रेड्स होते हैं वो ट्रेड्स होते हैं फॉरवर्ड ट्रेड या फ्यूचर ट्रेड्स, यानी कि जहाँ पर कि रेट तो आज डिसाइड हो जाते हैं लेकिन फॉरेन एक्सचेंज की सेल और जो परचेज है वो एक लेटर डेट के ऊपर होती है। तो यहाँ पर एक स्प्रेड बन जाता है, यानी कि जो आज का प्राइस है और जो फ्यूचर का प्राइस है उसके बीच में गैप रहता है, तो उसके जो गैप है उस गैप को स्प्रेड बोलते हैं। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं उनको हम 2 तरीके से जो है क्लासीफाई करते हैं। एक तो होती है स्पॉट मार्केट और दूसरी होती है फॉरवर्ड मार्केट। तो देखिएगा जो स्पॉट मार्केट है वो क्या काम करती है। स्पॉट मार्केट इमीडिएटली अगर आप सेल परचेज करेंगे और तुरंत जब चीज़ों को हैंडल करेंगे तो उसको स्पॉट मार्केट बोलते हैं, और उसके अलावा अगर आप फ्यूचर में करेंगे तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। तो इसमें सबसे खास बात क्या होती है कि ये लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड की, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो भी चीज़ें ट्रेड होती हैं वो करेंसी ट्रेड होती है। ओवर द काउंटर मार्केट है, यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट से होती हैं। आपको कोई सेट आवर्स नहीं है, 2400 घंटे जो है फॉरेन एक्सचेंज की जो है सेल परचेज होती रहती है। ठीक है, जो है इसके अंदर जो डील होती है की फॉरेन एक्सचेंजेस के बीच में होती है, और इनके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फर्म्स, हाउस होल्ड
और इवन आप भी जो है सेल परचेज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर केवल आप तभी कर सकते हैं जब मार्केट्स खुलती हैं। तो इंडिया में सैटरडे संडे जो है ये फॉरेन करेंसी की मार्केट बंद होती है। लेकिन जो बैंक्स हैं, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए 24 आवर्स जो है ये काम करती है। लेकिन जो हम लोग जो ट्रेड्स करते हैं फॉरवर्ड मार्केट के अंदर, फॉरवर्ड मार्केट जो है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो है बंद रहती है। तो ये तो बात जो है मैंने भी आपके साथ की, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो चलिएगा आगे चलते हैं। अब देखिएगा जी, किन किन का जो है एक्सचेंज मार्केट में रोल रहता है। तो पहला देखिएगा सेंट्रल बैंक, ये तो आप लोग जानते हैं सेंट्रल बैंक। दूसरा कमर्शियल बैंक्स हैं। देखिएगा तो जो लोकल में अगर कैश मार्केट की बात करें, स्पॉट मार्केट की, फॉरवर्ड मार्केट की मैं बात नहीं कर रहा, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो हमारे लिए करेंसी सेल परचेज करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है एक्सचेंज को इनडायरेक्टली, यानी कि विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल बैंक। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उनको भी जो है फॉरेन एक्सचेंज में वो डील करते हैं। इसके अलावा जो नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो भी करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज के कुछ ब्रोकर्स हैं तो वो करते हैं। उसके बाद आर्बिट्राजेस होते हैं। आर्बिट्राजेस का मतलब होता है कि वो लोग जो डिफरेंट करेंसी में, जैसे इस करेंसी से दूसरी करेंसी में और दूसरी करेंसी से तीसरी करेंसी में अगर आप जाएँ और वहाँ पर कुछ गैप मिल रहा है, तो उस गैप को कैश करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिएगा $1 से एक इंडियन रुपीज़ की वैल्यू 76 रुपीज़ है, और उसी समय पर मान लीजिएगा कैनेडियन डॉलर की वैल्यू कैनेडियन डॉलर की वैल्यू जो है 75 रुपये है, और जबकि डॉलर की और US डॉलर की और कैनेडियन डॉलर दोनों बराबर वैल्यू पर आपस में ट्रेड करते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू आपस में एक USD इज इक्वल टू 1 कैनेडियन डॉलर। तो अगर अब इंडिया के हिसाब से बात करें, $1 अगर US डॉलर 76 रुपये का और $1 कैनेडियन डॉलर 75 रुपये का है, तो ₹1 का गैप जो है आर्बिट्राजर को मिल रहा है। तो आर्बिट्राजर क्या करता है, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में बदलकर अपना वो ₹1 के गेन को जो है कैश कर लेता है, जिसको आर्बिट्राज बोलते हैं। तो आर्बिट्राजर्स होते हैं। फिर होता है स्पेकुलेशन करने वाले। स्पेकुलेशन का मतलब जिनको लगता है कि करेंसी बढ़ेगी या घटेगी, तो उसके हिसाब से जो है वो करेंसी को खरीदते हैं या बेचते हैं। तो जो आपको लगता है कि डॉलर की वैल्यू अभी 72 से बढ़कर 80 रुपये हो जाएगी, मान लो आप $1000 अपने घर में रख लेते हो, तो आज आपको 72,000 रुपये देने या 73,000 रुपये देने पड़ेंगे मान लीजिएगा, ब्रोकरेज वगैरह मिला के, और अब वो बाद में 80 रुपये का हो जाता है, तो आपको 7,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप क्या कहलाएंगे, स्पेकुलेशन करने वाले। तो आप स्पेकुलेशंस करने वाले हो सकते हैं। इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जिनको हालांकि वो छोटा मोटा अमाउंट इंडिविजुअल फ्रैक्शंस में लगता है। इसके बाद ये जो सभी डीलर्स हैं ये काम करते हैं। तो आर्बिट्राज क्या होते हैं वो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से आर्बिट्राजर काम करते हैं। तो इनका जो है रिस्क लेस या लेस रिस्क के साथ जो है ट्रेड करते हैं, एक करेंसी से दूसरी करेंसी को जब ये एक्सचेंज के माध्यम से जो बदलते हैं। तो आर्बिट्राजर्स क्या होते हैं करेंसी के अंदर, ये मैंने अभी आपके साथ बात की। उसके बाद देखिएगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मैंने भी बोला कि एक स्पॉट मार्केट है। स्पॉट मार्केट के अंदर है कि जहाँ पे एक्सचेंज इमीडिएटली जो है चेंज हो जाते हैं, और वहाँ पर जो स्पॉट है ये इसमें जो सेटलमेंट होती है बाय लार्ज प्लेस टेक नॉट मोर देन 2 days, यानी कि विद इन 2 days होगी। जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं महीनों के सालों के होते हैं,
हालांकि इनके जो डिफरेंस होते हैं, जो प्राइस होते हैं, वो स्पॉट मार्केट से अलग होते हैं। तो इनका जो प्राइस है वो करेंसी के साथ साथ यूएस डॉलर में स्पॉट मार्केट में अलग रेट हो सकता है और फ्यूचर मार्केट में अलग रेट हो सकता है। और हर महीने के फ्यूचर्स अलग अलग होते हैं, 1 महीने का, 2 महीने का, साल का, 2 साल का। तो इस तरीके से वहाँ पर भी जो है आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आर्बिट्राजेस को। तो आर्बिट्राजेस वहाँ पर भी जो है कुछ आर्बिट्राज की पोजीशंस को ट्रेड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड मार्केट में फॉरवर्ड प्रीमियम भी हो सकते हैं और डिस्काउंट भी हो सकते हैं। तो फॉरवर्ड मार्केट में सस्ता भी माल मिल सकता है, महंगा भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि फ्यूचर में उसका क्या हाल होने वाला है। उसका देखिएगा, जब हमने बात की थी नॉमिनल एक्सचेंज रेट की, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट मतलब नॉर्मल तरीके का जो हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं आज की डेट में, $1 इज इक्वल टू 76। तो इसको जब हम कोट करते हैं तो इसको कोट करने के 2 तरीके हैं, डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट। लेकिन ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इस पूरा जो सिस्टम है, इस करेंसी के बदले में इतनी वैल्यू, इसको हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। क्योंकि हम इंडिया के अंदर बैठ के ना तो यूएस के प्राइस इंडेक्स से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना इंडिया के प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। जिस तरीके से नॉमिनल जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी में क्या होता था, आप नॉर्मल तरीके से एक बेस रेट से, और एक होती है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब है कि जो आज की स्थिति में चल रही है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, हम रियल जीडीपी निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, पहले पुराने प्राइस पर निकालते हैं, और पुराने प्राइस से फिर जितना करेंसी में आज तक जितना इन्फ्लेशन में चेंज हुआ उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी बनाते हैं। तो यहाँ पर नॉमिनल एक्सचेंज रेट का सेम उसी तरीके से कि आज का रेट। तो इसी तरीके से जब हम पुरानी रेट की जीडीपी, जिसको हम बोलते थे रियल जीडीपी से जब हम नॉमिनल जीडीपी बनाते थे तो आज के रेट से मल्टीप्लाई करते थे। यानी कि जितना भी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई हैं या सर्विसेज दी गई हैं जीडीपी में, उनको बेस रेट से ना लेते हुए आज के रेट से मल्टीप्लाई करते थे, तो नॉमिनल जीडीपी आती। तो इसी तरीके से ही जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, ये आज में अगर करेंसी को बदल रहे हो तो क्या रेट है। अब देखिएगा, ये जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम डिमांड और सप्लाई की भी बात करेंगे आपके साथ। तो देखिएगा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है ये डिपेंड करता है सप्लाई की और डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। तो देखिएगा, या तो आप डिमांड करोगे यानी कि फॉरेन करेंसी की डिमांड होगी, और दूसरा है फॉरेन करेंसी की सप्लाई। तो देखिएगा, हम डिमांड कहाँ से करते हैं, फॉरेन करेंसी की डिमांड कहाँ से आती है। अगर हमें गुड्स या सर्विसेज विदेश से खरीदना है, डॉलर टर्म में खरीदना, आपने एप्पल का मोबाइल खरीदना है तो अब एप्पल का मोबाइल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए आपको। माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है, आपको डॉलर चाहिए। यूनिलैटरल ट्रांसफर सच इज गिफ्ट, अवार्ड्स, ग्रांट, डोनेशन और एंडोनमेंट्स। अगर आपको किसी को बाहर गिफ्ट करना है, या भारत सरकार जो है कहीं पर गिफ्ट दे रही है, या किसी को जो कहीं पर अर्थक्वेक में या बाढ़ में, भूकंप में किसी को हेल्प कर रही है और वहाँ पर विदेशी मुद्रा देनी है, तो हमें किसकी डिमांड करनी पड़ेगी, फॉरेन करेंसी की। हम विदेशों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अब बाहर जो है मान लीजिएगा प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं लंदन में, यूएस के अंदर, तो आपको फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ेगी। वहाँ की कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो आप, गूगल्स के, माइक्रोसॉफ्ट के, टेस्ला के, एप्पल के, इनके शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल एसेट्स विदेश में खरीदोगे तो डॉलर चाहिए। विदेशों में फॉरेन बैंक अकाउंट खुला रहे हो, एक्वायर डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ रियल कैपिटल, कोई वहीं पे कोई रियल कैपिटल आप खरीद रहे हो, कोई स्पेकुलेशन या हेजिंग के लिए भी आप विदेशी मुद्रा के अंदर जो है आप डील करते हैं। अब सप्लाई कहाँ से आएगी, सप्लाई आएगी जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट जो किया उसका पैसा आएगा, परचेज ऑफ होम एक्सपोर्ट। ठीक है जी, मैं भी सप्लाई करता हूँ, मान लीजिए कि मेरा यूट्यूब का चैनल है और उसी यूट्यूब के चैनल से मुझे कुछ डॉलर में इनकम आती है, तो वो जो डॉलर है वो बाद में मैं तो बदल के इंडियन रुपये में ले लेता हूँ, डॉलर मैं जो है सरकार को दे देता हूँ कि भाई इसको बदल के मुझे रुपये दे दो। तो अल्टीमेटली जो मुझे रुपये मिलते हैं और मैंने कमाया क्या है, डॉलर, तो अल्टीमेटली एक सप्लाई आती है, यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ होम कंट्री। इन्वेस्टमेंट इनकम, अगर मेरी मान लो विदेशों में इनकम है, वहाँ से मुझे डिविडेंड मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है। कोई FDI आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में होती है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में होती है, कोई इंडिया के अंदर बैंक अकाउंट खुलाता है, तो वो जो फॉरेन करेंसीज आती है वहाँ से वो सप्लाई है। तो आप समझ लीजिएगा 2 तरीके, एक तो डिमांड होगी फॉरेन करेंसी की या सप्लाई होगी। तो अब यहाँ पर जो डिटर्मिनेशन होता है एक्सचेंज रेट का, वो वास्तव में इक्विलिब्रियम होता है। तो आप लोग जानते हैं कि फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई होगी, तो सप्लाई कर्व इस तरीके से होगा, आप जैसे कमोडिटी में खींचते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, और उसी तरीके से इस तरीके से डिमांड है। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें काटेंगी वहाँ पर आपको एक एक्सचेंज रेट मिल जाएगा। तो इक्विलिब्रियम जो रेट होगा ये वास्तव में जहाँ पे सप्लाई
लाइन, डिमांड लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, वही जो पॉइंट होगा वो इक्विलिब्रियम रेट होगा फॉरेन करेंसी का। अब देखिएगा इसकी शिफ्टिंग की भी बात करेंगे। अब एक्सचेंज रेट चेंज होते हैं। अगर मान लीजिएगा हमारी होम करेंसी डेप्रीशिएट हो जाती है अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, आपको बताया था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में डिवैल्यूएशंस नहीं होता, डेप्रीशिएशन होता है। तो अगर हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हो जाएगी तो क्या होगा? मान लीजिएगा हमारी जो करेंसी है वो 72 रुपये से बढ़कर 76 रुपये डॉलर पे चली गई। तो मान लीजिएगा हम जो 1,000 रुपये का लैपटॉप खरीदते थे, मान लीजिएगा यूएस से 72,000 रुपये का, अब वही लैपटॉप हमारे को 76 रुपये का मिलेगा। तो हमें वास्तव में जो डॉलर्स हैं वो बताइए, अगर हमें $1,000 खरीदने के लिए पहले 72,000 रुपये देने पड़ते थे, अब कितने रुपये देने पड़ेंगे? 76,000। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली क्या हो रहा है? फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ रही है या घट रही है? बताइए आप। मान लीजिएगा हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम था डिमांड और सप्लाई में। अब चीज़ें किसकी तरफ से आ रही हैं? डिमांड फंक्शन की वजह से या सप्लाई फंक्शन की वजह से? डिमांड फंक्शन की वजह से। तो डिमांड हमारी राइज करेंगी राइटवर्ड शिफ्ट। अगर हमारी राइटवर्ड शिफ्ट करेंगी, क्वांटिटी हमारी राइटवर्ड शिफ्ट करेंगी, तो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पर बनेगा, दैट इज D1। तो अगर हमारी जो डिमांड तरफ से फोर्सेस काम कर रही हैं तो राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी डिमांड कर्व की। और अगर हमारा सप्लाई की तरफ से अगर हमारा होम करेंसी एप्रिशिएशन हो रही हो, तो होम करेंसी एप्रिशिएट कब होगी? होम करेंसी तभी एप्रिशिएट हो रही होगी जब हम विदेशों से बहुत ज़्यादा जो है पैसा कमा रहे हो। मान लीजिएगा हम सभी लोग जो है यूट्यूब से बहुत पैसा कमा रहे हैं, हम बहुत सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी FDI हमारे यहाँ पे आ रही है, बहुत सारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहाँ पे इंडिया में आ रहे हैं। तो क्या आ रही है? हमारे पास सप्लाई आ रही है डॉलर की। तो जब अगर डॉलर की सप्लाई आएगी तो अल्टीमेटली हमारा जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, तो क्या होगा? अगर सप्लाई डॉलर की आएगी तो अल्टीमेटली डॉलर के प्राइस नीचे की तरफ आ जाएंगे, डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, डॉलर हमें 65 रुपये मिलने लगेगा, और क्वांटिटी क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम इधर की तरफ आ जाएगा। तो जो सप्लाई कर्व है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो यह ध्यान आपने क्या रखना है कि जो सप्लाई कर्व है उसकी शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ पर आपका S1 जो है वहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी। उसके बाद है डीवैल्यूएशन और डेप्रीशिएशन में क्या फ़र्क होता है? देखिएगा डेप्रीशिएशन के अंदर एक डाउनवर्ड एडजस्टमेंट जो है रेगुलेटर करता है अपनी मर्जी से, या जो भी उसने पैग रखे होते हैं उन पैग के अकॉर्डिंगली। और जबकि डेप्रीशिएशन क्या होता है कि मार्केट फोर्सेस आपकी करेंसी की जो है वैल्यू घटा देती है। देखिएगा डेप्रीशिएट तब होती है, मान लीजिएगा $1 इज इक्वल टू 72 रुपये, और अगर $1 को खरीदने के लिए हमें 76 रुपये चाहिए हो, यानी कि $1 इज इक्वल टू 76, तो जितना ऊपर जाओगे उतनी हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हो रही होगी। तो डेप्रीशिएशन केवल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम में होता है, जबकि डीवैल्यूएशन फिक्स रेट रिजीम में होता है। डेप्रीशिएशन जो है मार्केट फोर्सेस करती हैं, जबकि डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से या सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन से होता है। रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन। तो रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन मैंने आपको बता दिया। रिवैल्यूएशन का मतलब है अपवर्ड वैल्यूएशंस, तो यहाँ पे जो शब्द है वो अपवर्ड वैल्यूएशंस को ही रिवैल्यूएशंस वर्ड बोला गया। और एप्रिसिएशन, तो रिवैल्यूएशंस कहाँ पर होगा? फिक्स रेट रिजीम में होगा, और एप्रिसिएशन कहाँ पर होगा? फ्लोटिंग रेट रिजीम में। और ध्यान रखिएगा रिवैल्यूएशन कौन करेगा? रिवैल्यूएशन गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि एप्रिसिएशन कहाँ से होगा? मार्केट फोर्सेज से होगा। अब देखिएगा इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन इन टर्म्स ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। तो अब देखिएगा इनका इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड पे जो है कैसे इम्पैक्ट जो है पड़ता है, वो अब हम बात करेंगे। अब ये देखिएगा इनमें से ये जो इम्पैक्ट है ये आपको 15 दिए होंगे, इन 15 में से किसी पे भी एक पे सवाल आ सकता है। ठीक है जी, अभी हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन की। अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो अभी हम बात करेंगे खाली डेप्रिसिएशन की, और एप्रिसिएशन वाला करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एप्रिसिएशन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो लिखना है कॉपी में। तो देखिएगा जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होता है, तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, पहले आप इसको समझिएगा। मैं आपको छोटी छोटी बातें आपको पहले डिवैल्यूएशन से संबंधित ही जो है बताऊँगा। देखिएगा सबसे पहले
अगर $1 72 से बढ़कर $76 का हो जाए, 76, तो आप इसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। अब इस इंडियन करेंसी के डेप्रिसिएशन होने की वजह से क्या होगा, जो $1000 में हम लैपटॉप खरीद रहे थे, अब मान लीजिएगा 72 से बढ़ के $76 हो गया, तो अभी वो लैपटॉप हमें 76 का मिलेगा। तो जब हमें 76,000 का मिलेगा, तो इसका मतलब विदेशों से जो भी सामान हम खरीद रहे हैं वो हमारे लिए महंगा हो जाएगा, और महंगा होगा तो उसकी वजह से हमारे जो इम्पोर्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जब चीज़ें हमारे लिए महंगी हो जाएंगी, तो अगर आप नेचुरली देखेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड का प्रिंसिपल आप फॉलो करें, तो जब प्राइस ऊपर होते हैं तो डिमांड नीचे हो जाती है, तो अल्टीमेटली एक्सचेंज रेट ट्रांसफ़र होने की वजह से इम्पोर्ट हमारे महंगे हो जाएंगे और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट हमारे सस्ते हो जाएंगे। अब मान लीजिएगा कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ से ड्राई फ्रूट खरीदता था, अब मान लीजिएगा वो बादाम यहाँ पे ख़रीदता था $1000 किलो, तो मान लो मैं आपको समझाता हूँ $720 किलो। अब $720 किलो के लिए उसको क्या करना होता था, $10 देने होते थे। लेकिन अगर करेंसी बदल कर 76 की हो गई तो क्या होगा, अब उसको कम डॉलर देने पड़ेंगे, क्योंकि उसको $10 की ज़रूरत ही नहीं है, अब वो करीबन 9 पॉइंट समथिंग जो डॉलर देने पड़ेंगे, तो वो हमारे यहाँ से ज़्यादा सामान खरीद सकता है। तो जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो उसका इंपोर्ट के ऊपर तो असर पड़ेगा नेगेटिव, यानी कि हमारे इंपोर्ट घट जाएंगे, लेकिन एक्सपोर्ट के ऊपर जो है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ट्रेड कैसे पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑन ट्रेड मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल ट्रेड पर क्या होगा, चेंजेस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विल लीड टू चेंज इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ वॉल्यूम्स कॉजिंग चेंजेस इन इंपोर्ट एंड सेंडिंग द एक्सपोर्ट्स रेवेन्यूज। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ें बदलेंगी। आप देखिएगा यहाँ पर जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या होगा, अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने लग रहा है तो हमारे को वहाँ पे एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा बनेंगी, आउटपुट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारे जो इन्फ्लेशन है वो उसका बढ़ने का भी खतरा रहेगा, हमारे यहाँ पे जो लेबर के रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ये सारे जो इम्पैक्ट हैं ये हमारे यहाँ पर होंगे। वहीं दूसरी तरफ जो है विदेशों से आने वाला सामान कम हो जाएगा, तो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो हमारे प्राइस हैं जो कम्पीट करते थे इंपोर्टेड गुड्स से, तो उनके प्राइजेस थोड़े से इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो इम्पैक्ट है ये जो प्राइस पर किस तरीके से पड़ेंगे। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑन द रियल इनकम। अगर देखिएगा लोअरिंग द एक्सपोर्ट प्राइजेस, करेंसी डेप्रिसिएशन हेल्प्स टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस। तो हमारी जो इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ जाएगी। हम विदेशों के अंदर जो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो हमसे सस्ता सामान नहीं दे पाएंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो रियल इनकम के ऊपर पॉजिटिव पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड पोटेंशियली, तो हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगा और एक्सपोर्ट्स हमारा हाई लेवल पर होगा, करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी होगी, तो हमें माल बनाने के लिए जो है ज़्यादा मजदूरी भी देनी पड़ेगी, ज़्यादा हमें वर्कर्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट के लिए पॉजिटिव है। इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, देखिएगा अगर डेप्रिसिएशन होगा तो कंज्यूमर प्राइस जो इन्फ्लेशन है वो शॉर्ट टर्म के अंदर जो है आएगी, और उसका इम्पैक्ट ही मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें बनेंगी वो जनरली विदेश में चली जाएंगी और इंडिया में उन चीज़ों की शॉर्टेज होगी। दूसरी बात क्या है कि जो विदेशों से आने वाली चीज़ें वो महंगी हो जाएंगी, तो जो लोकल डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो उनके प्राइस बढ़ा देंगे। इम्पैक्ट ऑन फैक्टर प्रोडक्शन, अगर फैक्टर प्रोडक्शंस की बात करें तो जो भी फैक्टर प्रोडक्शंस हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सीधी सी बात है कि जो करेंसी अगर डेप्रिशिएट होगी तो जो भी फैक्टर प्रोडक्शन से जो माल बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, तो चीज़ें हमारे यहाँ पे महंगी होती हुई नजर आएंगी। इम्पैक्ट ऑन ट्रेड, तो ट्रेड में आप बता ही चुका हूँ, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट घट जाएगा। करंट अकाउंट के ऊपर क्या होगा, देखिए जो फिजिकल हेल्थ ऑफ कंट्री whose depreciate will affect the rising export earning and import payments, और इंपोर्ट पेमेंट घट जाएगी, कंसिडरली इम्पैक्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंस, तो उसका इम्पैक्ट करंट अकाउंट में पड़ेगा। वाइडेंड करंट अकाउंट डेफिसिट इज डेंजर सिग्नल एज फॉर द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी इज कंसर्न। हालांकि हमारे पास जो पैसे हैं वो कम आएंगे, क्योंकि हम माल तो ज़्यादा भेजेंगे लेकिन डॉलर टर्म में हमारे पास कम ही पैसे आएंगे। तो एक्सपोर्ट अर्निंग राइज फास्टर देन द इंपोर्ट, हालांकि एक्सपोर्ट अर्निंग्स जो है हमारी बढ़ेंगी, जिसकी वजह से वो दूसरी तरफ से हमारे को इम्प्रूव भी करता हुआ देगा। इम्पैक्ट ऑफ कंपनीज बोरोड इन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जिन्होंने फॉरेन में विदेशी मुद्रा में पैसा उधार लिया है वहाँ पे जो उनकी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, तो विदेशों से पैसा इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही डॉलर के रेट बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक्सचेंज लॉसेज जो है हमारे इंक्रीज हो जाएंगे।
इम्पैक्ट ऑन पब्लिक डेप्ट, तो अगर सरकार विदेशों से पैसा लेती है तो करेंसी अगर डेप्रिशिएट होती है तो इंडिया के ऊपर भी जो है उसका बर्डन जो है गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जो डेट आप लोगे उसकी पेमेंट जो है आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जो पुराने डेट थे जो सरकार ने विदेशों से लिए हुए थे उनके ब्याज की मात्रा भी बढ़ जाएगी अगर करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो। इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन मेक फाइनेंशियल फोरकास्टिंग मोर डिफिकल्ट for firms and larger amount will have to impact for ensuring against exchange rate risk through the hedging। तो जनरली जो है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की वजह से, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर करेंसी हमारी डेप्रिशिएट होगी तो उस डेप्रिशिएशन की वजह से पोजीशन जो है हेज करनी पड़ेंगी। हेजिंग का मतलब है कि उस करेंसी चेंज की वजह से, एक्सचेंज लॉस होने की वजह से फॉरवर्ड मार्केट के अंदर या फ्यूचर मार्केट में इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट करने कि आपको जो लॉस हैं वो मिनिमाइज हो जाए। इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, देखिएगा इन्वेस्टमेंट कंफर्टेबल हो जाएंगी हमारे यहाँ पे, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, क्योंकि अगर करेंसी डेप्रिशिएट होगी, और हम जो है विदेशों में इन्वेस्टमेंट कम करेंगे क्योंकि हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो महंगी हो जाएंगी। इम्पैक्ट ऑन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ से हमारे को पता होगा, क्योंकि अगर हमारा जो करेंसी है वो ज़्यादा रुपए की वेल्थ जो है इंडिया में जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। तो हालांकि जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट्स हैं जो गवर्नमेंट्स के, उसके ऊपर जो है नेगेटिव इफेक्ट जो है इसका पड़ेगा। तो किस तरीके से इनके इम्पैक्ट पड़ेंगे, अगर आप इसके उल्टे देखेंगे, अगर एप्रिसिएशन की देखेंगे तो ये सारे इम्पैक्ट जो हैं उल्टे हो जाएंगे। जो मैंने भी आपको बताया ये जस्ट इसके रिवर्स हो जाएंगे। तो अभी आपने ये चैप्टर है ये आपने करना है। तो इस चैप्टर के अंदर जो पैग्स हैं उनकी भी बात कर ली मैंने आपको, और जिस तरीके से आप देखिएगा भी इनको आप यहाँ से डिफरेंस को अलग भी याद कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन का डिफरेंस, होम करेंसी एप्रिसिएशन, होम करेंसी डेप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट है, इंपोर्ट पर क्या है, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पर क्या है। तो ये आप जो डिफरेंस याद करेंगे, डायरेक्ट कोस्ट इनडायरेक्ट कोट में आप कैसे लिख सकते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है मैं अब आपको ये क्लास अभी यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।